ध्रुवांश की सुनहरी उंगलियां मुराद की गर्दन के पास जाने लगी, जिससे मुराद को भी एक पल की हैरानी हुई। दरअसल बचाव करते करते ध्रुवांश अचानक हमले करने लगा था, जिसके लिए मुराद तैयार नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखी, बल्कि उसने लाल रंग की चेतना शक्तियां अपने हाथों में इकट्ठा कर ध्रुवांश के हमले का सामना किया। जब लाल रंग की उंगलियां सुनहरी उंगलियों से टकराईं, तो एक जोरदार झटका दोनों को महसूस हुआ और दोनों की उंगलियों से चिंगारियां निकलने लगी। ध्रुवांश की आंखों में बेरहमी साफ नजर आ रही थी कि तभी उसने अपनी उंगलियों में और ज्यादा शक्तियां भरनी शुरू की। वहीं ध्रुवांश को खुद पर हावी पड़ते देख मुराद ने भी अपनी उंगलियों में मौजूद चेतना शक्तियों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ा दी। हर कोई महसूस कर पा रहा था कि दोनों के उस हमले में कितनी ज्यादा ताकत थी। हर कोई देखता गया कि कैसे दोनों झटका खाने के बाद भी मुकाबले में डटे हुए थे, लेकिन कुछ पलों बाद दोनों को पीछे हटना पड़ा। इस वक्त उनकी उंगलियों से खून निकलने लगा था। उनका पिछला हमला इतना ज्यादा ताकतवर था, पर दोनों की आंखों में दिखती अजीब सी चमक गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ध्रुवांश को समझ आया कि उसकी पिछली कोशिश नाकाम रही थी, क्योंकि मुराद बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तब ध्रुवांश ने कुछ सोचते हुए गहरी सांस ली और वो हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने अपनी आंखें भी बंद करनी शुरू कर दी थी। ध्रुवांश की उस अजीबोगरीब हरकत को देखकर भीड़ में बैठे लोगों में बातचीत होने लगी और वो मैदान शोर से भरने लगा। उनकी बातों से ये नजर आ रहा था कि कोई भी ध्रुवांश की उस हरकत को समझ नहीं पाया। वहीं भल्ला ने भी कुशलेंद्र की तरफ हैरानी के साथ देखते हुए कहा, ये लड़का क्या कर रहा है कुशलेंद्र? ऐसे में तो मुराद को मौका मिल जाएगा इस पर हमला करने का। इस दौरान कुशलेंद्र के चेहरे पर भी परेशानी थी, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि उनका बेटा क्या करने वाला था। जब मुराद ने ध्रुवांश को ऐसा करते देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, ज्यादा रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहा है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इतना कहकर मुराद तेजी से ध्रुवांश की तरफ बढ़ा, पर उसके इस हमले को देखकर भी ध्रुवांश ने उससे बचने की कोई कोशिश नहीं की। भले ही ध्रुवांश की आंखें बंद थी, लेकिन तब भी वो परछाई धमाका इस्तेमाल करता जा रहा था। यही वजह थी कि उसकी परछाइयों से मुराद भटकने लगा और उसका हमला असली ध्रुवांश पर हो ही नहीं पाया। इसके बावजूद मुराद रुका नहीं और अपने हमले और भी ज्यादा ताकतवर बनाता गया। फिर जैसे उसका हमला असली ध्रुवांश से टकराने वाला था, तब ध्रुवांश के हाथों से ढेर सारी चेतना सील निकलती दिखाई देने लगी। वो सील्स एक के साथ एक मिलती गई और तब ध्रुवांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलनी शुरू की। उसके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो मुराद को देखता गया। वहीं जब सारी सील्स एक साथ मिलकर एक बड़े से जाल में बदलने लगी, तो दूर बैठे जनाब हिफाज ने कहा, क्या इस लड़के ने चेतना जाल तैयार किया है? लोगों की हैरत भरी निगाहों के सामने ध्रुवांश ने वो चेतना जाल पूरा कर दिया था। उस जाल के तैयार होते ही अचानक आसमान का रंग लाल होने लगा, जिसे देखते हुए ताकतवर दलों के लीडर्स भी दंग रह गए। इन लोगों में रोमांग भी शामिल था, जिसके चेहरे पर अजीब सा असमंजस दिख रहा था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुवांश प्रथम चेतना जाल तैयार करने के काबिल था। इस दौरान भल्ला ने अपनी हैरानी को काबू करते हुए कहा, अच्छा तो ध्रुवांश एक योगी भी है, तभी तो तुम्हें अपने बेटे पर इतना यकीन था कुशलेंद्र। मगर एक बात बताओ, अगर ये योगी भी है तो भी इसने इतनी जल्दी प्रथम चेतना जाल कैसे तैयार कर दिया? इस दौरान खुद कुशलेंद्र के चेहरे पर भी हैरानी थी, जिसके बाद कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराने लगे। भले ही बाकी लोग समझ नहीं पाए कि ध्रुवांश इतनी जल्द वो चेतना जाल कैसे तैयार कर पाया था, लेकिन कुशलेंद्र ने उसके पीछे की वजह समझते हुए खुद से कहा, लगता है ध्रुवांश जाल का दिल बन गया था। इसे अच्छी तरह समझ आने लगा है कि जाल का दिल कैसे बना जाए। वहीं जनाब हिफाज के बगल में बैठे प्रिंसिपल सहाय भी मुस्कुरा कर कहने लगे, इस लड़के ध्रुवांश को तो अपनी असली ताकत छुपाते अच्छी तरह आता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये परम चेतक योगी भी होगा। उनके पास ही बैठे टीचर पंकज मुस्कुराते रहे, क्योंकि भले ही वो खुद ध्रुवांश को इतने वक्त से ट्रेन करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें भी उसके योगी होने का नहीं पता था। इतने में जनाब हिफाज ने गौर से ध्रुवांश को देखकर कहा, और ये कोई मामूली योगी नहीं है, बल्कि बहुत पहुंचा हुआ योगी है। इसे जाल का दिल बनना आता है, तभी तो ये आंखें बंद करके भी इतनी जल्दी ये चेतना जाल तैयार कर पाया। और जनाब हिफाज की बात सुनते ही टीचर पंकज और प्रिंसिपल सहाय दोनों के चेहरों का रंग बदलने लगा। उनकी मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई थी और उनकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी। दरअसल वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जाल का दिल बनना किसी दूसरे पड़ाव के परम चेतक योगी के लिए भी तकरीबन नामुमकिन था। ऐसे में ध्रुवांश पहले पड़ाव का परम चेतक होने के बावजूद जाल का दिल बन पा रहा था। जहां उन दोनों के चेहरों पर हैरानी छाई थी, वहीं जनाब हिफाज तो अब मुस्कुराने लगे थे। इतने में मैदान में खड़े मुराद को भी समझ आ गया कि ध्रुवांश ने चेतना जाल इस्तेमाल किया था। इस वजह से उसके चेहरे पर हल्की फिक्र दिखने लगी, क्योंकि आसमान में मौजूद चेतना जाल की शक्तियां काफी खतरनाक लग रही थीं। तभी ध्रुवांश ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वाद चखने के लिए तैयार हो जा मुर्दे।
मैंने तेरे लिए जो दावत रखी थी उसका खाना तैयार हो गया है। चेतना बाघिन जाल, हमला करो। उसके इतना कहते ही अचानक से आसमान में एक बाघ की जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी और लाल रंग जोर से चमकने लगा। दरअसल चेतना बाघिन जाल का खाका ध्रुवांश ने योगी सागरनाथ से तब हासिल किया था जब वो महीने भर पहले उत्तरा अकादमी के लिए रवाना हो रहा था। इस चेतना जाल की ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि इसे तैयार करने के लिए 17 चेतना सील्स की जरूरत पड़ती थी। महीने भर पहले ध्रुवांश इतना काबिल नहीं था कि 17 चेतना सील्स तैयार कर पाए, लेकिन महीने भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो अब 17 चेतना जाल तैयार कर पाता था। देखा जाए तो सागरनाथ के पास मौजूद 3 सबसे ताकतवर चेतना जालों में चेतना बाघिन जाल भी था। उसकी ताकत के सामने कोई महारथी आयुष्मान तक मुश्किल में पड़ जाता। इस वक्त मुराद देखता गया कि कैसे आसमान से खतरनाक चेतना शक्तियां उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। वो चेतना शक्तियां लाल रंग की बाघिन में बदल गई जो मुराद का शिकार करने आ रही थी। तभी मुराद ने अपनी मुट्ठी कसते हुए आवाज में बेरहमी के साथ कहा, तुझे क्या लगा कि तू अपने इस पैतरे से जीत जाएगा? पत्ते सिर्फ तूने ही नहीं, मैंने भी छुपा कर रखे हैं ध्रुवंशे। इतने में वो खतरनाक लाल रंग की बाघिन उसके पास आ गई और सभी ने देखा कि मुराद उससे टकरा गया। सभी की नजरें उस जगह पर थी जहां की चमक की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रोमांच के चेहरे पर तो अजीब सी मुस्कुराहट थी। ध्रुवांश भी देखता गया कि मुराद उस ताकतवर बाघिन से टकरा गया जिसके सामने अच्छे खासे आयुष्मान घबराते। अगले पल उसे कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। इस परेशानी के साथ ही ध्रुवांश हड़बड़ाकर पीछे होने लगा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिससे निकली चेतना शक्तियां चारों तरफ फैलने लगी। इस अचानक से हुए धमाके ने सभी को हैरान कर दिया था और तब लोगों को देखा कि एक लड़का मुस्कुराते हुए ध्रुवांश की तरफ ही देख रहा था। वो लड़का मुराद ही था जो ध्रुवांश के चेतना बाघिन जाल के हमले के बाद भी सही सलामत खड़ा था। वहीं ध्रुवांश भी उसे ही देखता रहा और कुछ समझते हुए कहने लगा, इसका मतलब महीने भर में मुराद चरम का आयुष्मान बन चुका है। मुराद भी देख रहा था कि ध्रुवांश कितना हैरान था, जिसके चलते उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ ध्रुवांश, बोलती बंद हो गई क्या? तुझे क्या लगा कि महीने भर में सिर्फ तू ही ताकतवर बन सकता है? ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तुझे दिखाता हूं सोने पर सुहागा। तुझे शायद पता नहीं है, लेकिन मेरे शरीर में आत्मावृत्ति है। दोस्तों, इस कहानी का आगे का एपिसोड स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आप जाकर स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगे का एपिसोड स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आप जाकर स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगे का एपिसोड स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आप जाकर स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। के बीच भल्ला ने आ भरते हुए कहा, न सिर्फ मुराद चरम का आयुष्मान बन गया है, बल्कि उसके पास इंसानी खंड की आत्मावृत्ति भी है। शायद ध्रुवांश अब थोड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। इस दौरान उनके पास बैठे कुशलेंद्र के चेहरे पर भी मायूसी दिख रही थी। वाकई माघवंशी दल के लीडर का बेटा उनकी उम्मीद से ज्यादा काबिल निकला था। वहीं मैदान में खड़े मुराद ने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुझे तड़पने का मौका भी नहीं दूंगा ध्रुवांश। उसने जैसे अपनी मुट्ठी कसी तो उसके हाथों में बेहद खतरनाक चेतना शक्तियां इकट्ठा होने लगी जो धीरे धीरे सूरज की तरह चौंधियाने लगी। मुराद के हाथों में इकट्ठा होती उस खतरनाक चेतना शक्ति को देखकर बहुत से लोगों के चेहरों पर घबराहट नजर आने लगी, जिसके साथ वो मनी मन सोचने लगे, मुराद सिर्फ ध्रुवांश को हराना नहीं चाहता है, बल्कि वो तो उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह जख्मी करना चाह रहा है। इतने में मुराद का शरीर हवा में उठने लगा और उसके हाथों में उसकी सारी चेतना शक्तियां इकट्ठा होती गईं। फिर एक झटके में चेतना शक्तियों से तैयार हुआ वो सूरज, जिसमें आत्मावृत्ति का भी एहसास था, तेज रफ्तार में ध्रुवांश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस हमले में इतनी ताकत थी कि पूरा मैदान कांपने लगा था। सभी को लगने लगा कि शायद उस हमले से मुकाबले के नतीजे का फैसला होने वाला था, लेकिन सभी की फिक्र से भरी नजर के सामने ध्रुवांश गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करने लगा। उसने अपने दिल को शांत किया और धीमी आवाज में कहा, मेरे शरीर में जो रहस्यमयी शक्ति है, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत इस पल है। मैं नहीं जानता कि तुम कहां से और क्यों आई हो, पर अगर तुम्हारा मकसद मुझे सही सलामत रखना है तो तुम्हें बाहर आना होगा, वो भी अभी। ध्रुवांश इतना कह ही रहा था कि तभी उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ और उसे बिजली का जोरदार झटका लगा। इसी के साथ उसकी आंखों में लाल रंग की चमक आ गई और वो अपनी तरफ तेजी से आते सूरज को देखता रहा। और फिर किसी रहस्यमयी औरत की आवाज में वो अचानक मनी मन कहने लगा, आत्मावृत्ति, मेरे रहते मेरे बेटे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस दुनिया का अगला सुपर योद्धा इसे ही बनना है। इसके तुरंत बाद ध्रुवांश के शरीर से बेइंतहा काले रंग की चेतना शक्तियां निकलने लगी और सबसे अजीब बात तो ये थी
कि इन शक्तियों में भी आत्मावृत्ति मौजूद थी, बल्कि उसकी चेतना शक्तियों की आत्मावृत्ति मुराद से भी ज्यादा लग रही थी। फिर एक झटके में वो शक्तियां एक बहुत बड़े मीनार में बदलने लगी, जो पूरी तरह काले रंग का था। उस मीनार में काले रंग की चमक थी और उसमें एक बड़ी रहस्यमयी ताकत मौजूद थी। उस मीनार के तैयार होते ही मैदान में मौजूद बहुत से लोगों का ध्यान उस पर गया। लोगों की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने ध्रुवांश के ऐसे ताकतवर हमले को देखा, बल्कि खुद कुशलेंद्र उस मीनार को तैयार होते देख दंग रह गए और अपनी कुर्सी पर उनकी पकड़ कसने लगी। ये कुछ ऐसा था जैसे उन्हें जोर का झटका लगा और वो हैरानी भरी आवाज में कहने लगे, ऐसी विजय स्तंभ कला, ऐसा इस्तेमाल तो सिर्फ अवंती कर सकती थी, फिर ये कैसे हुआ? उनकी आंखों में जज्बात साफ नजर आ रहे थे, जैसे उन्हें पुराना वक्त याद आ गया जब उनकी बीवी यानी ध्रुवांश की मां अवंती विजय स्तंभ कला इस्तेमाल किया करती थी। उन्हें पता था कि ध्रुवांश को भी विजय स्तंभ कला का पता था, लेकिन वो इतनी बखूबी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए कुशलेंद्र इस वक्त असमंजस में पड़ गए कि वो मीनार तैयार कैसे हुआ। दूसरी तरफ टीचर पंकज ने भी उस मीनार को देखा और वो भी हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल उस मीनार की रहस्यमयी शक्ति इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी कि कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। इस एहसास के चलते उन्होंने कहा, यह मुमकिन भी कैसे? इस लड़के की शक्तियां इतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती। दाल में कुछ तो काला है। जहां हर किसी के मन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे थे, वहीं मुराद भी उस मीनार को देखकर काफी हैरान हुआ। पर क्योंकि उसे अपने हमले पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने उस हमले को रोका नहीं और चिल्लाकर कहा, 5 महान अकादमियों का खास रास्ता मेरा ही होगा ध्रुवांश, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। इतने में उसने और ज्यादा चेतना शक्तियां अपने उस हमले में भेज दी, जिससे आगे बढ़ता सूरज और ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया। इस दौरान ध्रुवांश ने अपना हाथ ऊपर करते हुए सामने तैयार हुए मीनार को उस सूरज की तरफ भेज दिया। आगे बढ़ते वक्त उस मीनार में से अजीब तरह की रोशनी निकलने लगी, जिससे उसकी ताकत में भी इजाफा हो रहा था। सभी दिल थाम कर देखते गए कि कैसे दोनों योद्धाओं के सबसे ताकतवर हमले एक दूसरे से टकराने वाले थे। अगले ही पल एक दिल दहला देने वाले धमाके के साथ दोनों हमलों की टक्कर और ऐसा लगने लगा कि वो टक्कर सब कुछ तबाह कर देगी। मगर मुराद के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल चुका था। उसे लगा था कि उसके सबसे ताकतवर हमले के सामने वो मीनार टूट कर बिखर जाएगी, लेकिन इस वक्त हालात कुछ और ही थे और उसका वो सूरज काली रोशनी में तेजी से छोटा होने लगा। ये वो नतीजा नहीं था जो मुराद चाहता था। इस दौरान ध्रुवांश की आंखों में तो बेरहमी बरकरार थी और उसके शरीर से निकलती दोस्तों, इस कहानी का आगे का एपिसोड स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आप जाकर स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगे का एपिसोड स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आप जाकर स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं कि उसकी आत्मावृत्ति मुराद से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। आखिर में ध्रुवांश के इशारे पर वो काले रंग के विशाल कायम मीनार गोल घूमने लगी, जैसे वो कोई बवंडर हो। इसी के साथ मुराद देखता गया कि कैसे उसका वो हमला, जिसमें उसकी सारी चेतना शक्तियां शामिल थीं, गायब हो गया। इस एहसास के चलते मुराद ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा सबसे ताकतवर हमला, जिसमें दादाजी की आत्मावृत्ति भी शामिल थी, नाकाम कैसे हो सकता है? लेकिन उसका हमला तबाह होते ही ध्रुवांश अपने हाथों की सील बदलकर 2 काले रंग के निशान तैयार करने लगा। इस वक्त मुराद का चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि उसकी सारी चेतना शक्तियां तो सूरज के साथ तबाह हो गई थी। इसलिए वो हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा ताकि वो खुद को ध्रुवांश के उस हमले से बचा सके। मगर दोनों काले रंग के मृत्यु द्वार निशान सीधे जाकर मुराद से टकराए और तब मुराद को बेइंतहा दर्द महसूस हुआ। इस दर्द के बीच वो खून की उल्टियां करते हुए पीछे फिक गया और जमीन पर चढ़ गया। उस झटके में ध्रुवांश की मीनार भी गायब हो गई और अचानक से उसकी आंखों का रंग पहले जैसा हो गया। ध्रुवांश जोर जोर से हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर काफी कमजोरी भी दिख रही थी। तब उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर ये रहस्यमयी शक्ति है किसकी? कहीं ये माँ क्या ये आप हो? दोस्तों, इस कहानी का आगे का एपिसोड स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और क्या पता लगा आप जाकर स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का आगे का एपिसोड स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। आप जाकर स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल